नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज देश के भीतर संसदीय राजनीतिक, खासतौर से संसदीय चुनावी राजनीति के उस संकट पर चर्चा होगी जिसमें संसद भी लगने लगी है कि एक बिसात में वो प्यादा है। लेकिन इन सबसे इतर बात एक ऐसे खेल की जिसमें ऐसा लग रहा है कि वाकई दोनों एम्पायर सहमत हो गए और अब एक नए तरीके का खेल शुरू हो गया। जिक्र पाकिस्तान का कर रहे हैं। 4 मुद्दों पर सहमति। 26/11 पर तेज ट्रायल। कश्मीर को लेकर बातचीत के लिए भारत तैयार। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सहमति। वहां पर किसी तरीके की कोई हिंसा, कोई गोलाबारी नहीं होगी। लेकिन इन 4 मुद्दों के आसरे बहुत सारे सवाल निकल गए। क्या इन सारे मुद्दों के मद्देनजर लाहौर डिक्लेरेशन के बाद से स्थितियां क्या वाकई बदल गई है? और समग्र बातचीत की तैयारी किस रूप में कैसे हुई? सुषमा स्वराज ने कुछ इस तरीके से इसकी जानकारी इस्लामाबाद में दी और ये कहकर दी कि कल वो संसद में बयान देंगी। लेकिन उससे पहले बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी। वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। तो कहा यही गया था किसी तीसरे देश में दोनों देशों की बातचीत नहीं होगी। लेकिन एनएसए की मुलाकात बैंकॉक में और वो सफल का ऐलान कर दिया गया। तो क्या यह माना जाए भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर एक नई दिशा में अब नए अंदाज में स्थितियां आगे बढ़ जाएंगी और यह कहा जा सकता है कि वाकई खेल शुरू हो गया? जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने रेड कारपेट बिछाई और सुषमा स्वराज ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हर तस्वीर मुस्कुराती हुई। ये भूलना भुलाना चाह रही है कि सीमा पर सीज फायर का कोई उल्लंघन हो रहा है। मुस्कुराते चेहरे इस सच को झुठलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद भारत में लगातार दस्तक दे रहा है। हाथों का मिलना, शानदार कैंडल डिनर उस हकीकत से मुंह चुरा रहा है कि सीमा पर नागरिकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। यानी सुषमा स्वराज और सरताज अजीज से लेकर नवाज शरीफ के साथ की हर तस्वीर ने भारत को उसी मोड़ पर ला खड़ा किया कि पड़ोसी कैसे बदले। यानी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के तेवर और सत्ता में आने के बाद बीजेपी के उन्हीं नेताओं का मुस्कुराता चेहरा कईयों को परेशान कर सकता है जो सुषमा स्वराज के इस बोल के कायल थे। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सही बात। सवाल यह है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें। तो क्या सियासत के लिए भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती दुश्मनी के बोल हैं? या फिर हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत के अलावे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जिसे हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद समझता है? क्योंकि जिन लकीरों पर भारत पाकिस्तान आज चले वह उन्हीं लकीरों का दोहराव है जो लाहौर घोषणा पत्र के बाद शुरू हुआ। तो आतंकवाद के खिलाफ दोनों हैं। दोनों आतंकवाद से एक साथ लड़ने को भी तैयार हैं। दोनों दो पड़ोसी देशों की तर्ज पर हर रास्ते को भी खोलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का दबा हुआ कश्मीर का सुर तो भारत खुले तौर पर दाऊद से लेकर हाफिज सईद तक को सजा जो दिलाना चाहता है, क्या उस पर खामोशी बरती गई? कह सकते हैं सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद यात्रा का असर यही है कि विदेश सचिवों के जरिए वह बातचीत शुरू होगी जो रुकी हुई थी। लेकिन असल सवाल जस का तस है कि क्या सीमा पर शांति लौट आएगी? क्या फिदाइन हमले थम जाएंगे? क्या मुंबई हमलों के दोषियों को सजा मिल जाएगी? या फिर क्रिकेट शुरू होगा, कारोबार बढ़ेगा और गुलाम अली बेखौफ मुंबई में गायकी कर सकेंगे? सूरज में लगे थप्पा फितरत के करिश्मे आपस में। लेकिन इंतजार कीजिए, कल संसद में सुषमा स्वराज क्या कहती हैं और उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक देश में क्या प्रतिक्रिया होती है। संसद में कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। संसद की बहस नाउम्मीदी पैदा करे तो ये वाकई संकट का दौर तो है और संसद चले ही नहीं और इन सब के बीच देश के भीतर जो मुद्दे हैं वो सब उलझे हुए नजर आए तो कहीं ज्यादा बड़ा संकट है। लेकिन इन सब में राहत सोचिए कौन दे रहा है?
रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। ये कीमत पेट्रोल की है। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $145 प्रति बैरल थी और आज के दिन $40.62 प्रति बैरल है। लेकिन जब $100 ज्यादा थी तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर $50.62 थी और आज जब उस मुकाबले $100 कम है तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत $60.48 है। तो सवाल यह नहीं कि इकोनॉमी मनमोहन सिंह के दौर में डामाडोल क्यों थी और अभी इकोनॉमी क्यों संभली हुई है। सवाल है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उथल पुथल होगी तब इकोनॉमी कैसे संभलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने असल चुनौती यही है, क्योंकि जिन मुद्दों के आश्रय मोदी ने लोकप्रियता पाई, अब 19 महीने बीतने के बाद वे ही मुद्दे नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि सच यही है कि लैंड बिल पर सरकार पलटी खा चुकी है, काला धन वापस लाने को जुमला कहकर सरकार फंस चुकी है, रोजगार में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, स्वच्छता अभियान पर ज्यादा पैसा खर्च कर कम नतीजे पाने के आरोप लग रहे हैं और विदेश नीति को लेकर सरकार कटघरे में है। तो मोदी सरकार की असल मुश्किल यहीं से शुरू होती है और विपक्ष को यही सब कुछ रास आता है, क्योंकि जो वादे किए वो अब भी अगर वादे हैं और ऐसे में लग ये रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी क्रेज खत्म हो रहा है तो फिर विपक्ष टकराव चाहेगा ही और टकराव के जरिए वह सियासत का अपना रास्ता बनाना जरूर चाहेगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने पहली बार पीएमओ पर सीधा हमला बोला। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is.